with subject business analytics, your unit 4 descriptive statistics using R, lesson 5 descriptive statistics using R. Okay, we have completed unit 1, 2 and 3, in which unit 3 के अंदर आपके lesson 3 और 4 थे, वो दोनों हो चुके हैं. अब we will start from lesson number 5. Okay, क्या है चैप्टर का नाम? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूजिंग आर. ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं. ठीक है, देखो बेटा, डाटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, और अभी टुडेज डाटा ड्रिवन वर्ल्ड में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अलाउ करता है पीपल को और ऑर्गेनाइजेशन को टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम अ रो डेटा. ये जो मतलब इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, मतलब ये आपको आर बता रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें डाटा एनालिसिस करना होता है. डाटा एनालिसिस हेल्प करेगा हमें, हेल्पफुल होएगा हमें, क्योंकि हम अच्छे से डिसीजन ले सके. और वो हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अभी भाई एआई ड्रिवन है, डेटा हमारा डेटा ड्रिवन वर्ल्ड है, इसलिए हमें ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग हम करना चाहते हैं या करते हैं, उसको ये इजी कर देता है. ओके, सो इसलिए आर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर जो है वो पावरफुल स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन लैंग्वेज है, जो हैंडल करता है डाटा को इफेक्टिवली. हमारे जो मुश्किल चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, हमें जितना टाइम लगता था उससे कम टाइम लगेगा. ठीक है, चाहे हम CSV फाइल्स के लिए पढ़ें, चाहे हम एक्सेल शीट्स में देखें, या कोई भी और अदर फॉर्मेट हो, उसमें हम इंपोर्ट करते हैं डाटा को करेक्टली. वो इंश्योर क्या करते हैं, ये सब क्या कर रहा है? सीमलेस वर्कफ्लो फॉर सब्सिक्वेंट एनालिसिस, और ये हमें एक सीमलेस वर्कफ्लो देता है. ठीक है, नाउ क्या है? डेटा एक्सप्लोरेशन, मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस फ्रॉम अ बेडरॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग. As outlined in the fundamental DU reference labels, our environment serves as an exceptionally robust computational framework for parsing statistics and building analytics model. So, जो हम डाटा को एक्सप्लोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, एंड एनालाइज फॉर्म द बेडरॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग. तो ये क्या बन जाता है? एक बेडरॉक बन जाता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग है उसके लिए हमारा आसान हो जाता है, एक बेस बन जाता है, हमें क्लियर हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है. ठीक है, जो आर एनवायरनमेंट है वो क्या करता है? सर्व करता है एक्सेप्शनली रोबस्ट कंप्यूटेशनल, एक बहुत अच्छा, परफेक्ट, हमारे लिए इफेक्टिव, एफिशिएंट कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क दे देता है फॉर पासिंग स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए बिल्ड करने के लिए एनालिटिक्स मॉडल. हम किसी भी अगर स्ट्रक्चर में, बिफोर एनी स्ट्रक्चरल मैथमेटिकल डेटा कैलकुलेशन कैन टेक प्लेस, रो इनपुट्स मस्ट बी करेक्टली इंजेस्टेड. सबसे पहले बेटा हमें अगर आउटपुट अच्छा चाहिए होगा, आउटपुट सही चाहिए होगा, तो उसके लिए इनपुट भी तो सही से जाना पड़ता है. सही से इनपुट दोगे तभी तो प्रोसेसिंग होगी, और तभी तो आउटपुट आएगा, तभी तो आउटपुट सही आएगा. तो आउटपुट सही, आउटपुट के लिए सही इनपुट डालना भी तो ज़रूरी है. आपको चाहिए मैंगो शेक, आउटपुट चाहिए, और आपने इनपुट में जो है ना स्ट्रॉबेरी और मिल्क डाल दिया है, तो आपको कहाँ से आउटपुट सही मिलेगा? आपने तो स्ट्रॉबेरी डाल रखी है, इनपुट ही गलत है. तो इसलिए रो इनपुट्स मस्ट बी करेक्टली इंजेस्टेड, सही से डालो इनटू द लोकल एनवायरनमेंट फ्रॉम वेरियस एक्सटर्नल डेटाबेस रिपोजिटरीज. ठीक है, रिपोजिटरीज सही से डालो. तो इसलिए ना हमारा जो डेटा है ना, उसको विजुअलाइज भी सही से होना चाहिए. वो विजुअलाइजेशन, डाटा का विजुअलाइजेशन भी सही से होना चाहिए. ये एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डाटा एक्सप्लोरेशन एंड कम्युनिकेशन. जब हम डाटा को एक्सप्लोर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी का ही एक पार्ट है डेटा विजुअलाइजेशन. ये हमें क्या करता है, क्या बताता है कि हम कैसे अनवील कर सकते हैं पैटर्न को, डिस्ट्रीब्यूशन को, रिलेशनशिप्स को हमारे डाटा में यूजिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन. विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने से डाटा को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे. तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल, जैसे कि हिस्टोग्राम में कर सकते हैं, हम बार ग्राफ में कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट होता है, लाइन ग्राफ होता है, स्कैटर प्लॉट होता है. इन सब से स्कैटर प्लॉट वही मैंने आपको जैसे उसका कोवेरियंस रिग्रेशन वगैरह का बताया था ना, वो हो गया स्कैटर प्लॉट. तो वैसे ही बार ग्राफ पता है, हिस्टोग्राम पता है, यही सब होता है विजुअलाइजेशन.
विजुअलाइजेशन डजंट ओनली हेल्प अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट, लेकिन हमें कम्युनिकेट करने में रिजल्ट को कि भाई देखो हम प्रेजेंटेशन वगैरह में क्यों हम बार ग्राफ वगैरह रखते हैं, क्यों टैबुलर फॉर्मेट रखते हैं, क्योंकि देखने में अट्रैक्टिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है ना, और सुंदर लगता है देखने में, समझने में इजी रहता है हमें, इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। अब हम अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखें, यानी कोई मीन मोड देखें जो समराइज करते हैं सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट को, और मेजर करते हैं डिस्पर्जन रेंज, जैसे वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज वगैरह, जो वेरिएबिलिटी बताता है या फिर स्प्रेड बताता है डाटा का। ठीक है, तो हमें ओवरऑल आइडिया दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा की, कि डाटा कैसा है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1.1, दैट इज स्ट्रक्चरल फ्लैट फाइल एंड स्प्रेडशीट इंजेक्शन। इसके लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हम डाटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम इन्वायरमेंट में डाटा को लाएंगे कैसे, तभी तो उसको एनालाइज करेंगे, उसके अंदर काम होगा, उसका हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो देयरफॉर इंपोर्टिंग डाटा इनटू आर इज एन इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल। दूसरे जैसे कोई और प्रोग्रामिंग टूल होता है, आर भी उसी की तरह सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ फाइल फॉर्मेट को। ठीक है, जैसे देखो आपको पता है जैसे इमेज होती है, इमेज में भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे .jpg, png, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। वैसे अलग अलग फाइल्स के भी फॉर्मेट होते हैं, जैसे .csv फाइल, .txt फाइल, और डेटाबेस का MySQL, SQLite है ना, ये सब होते हैं। सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो आर सपोर्ट करता है एक्सपेंसिव अरे ऑफ फाइल स्ट्रक्चर। द डिफॉल्ट टूल read.csv, पढ़ो किसको, CSV को, हमने प्रीवियस अभी चैप्टर में पढ़ा था 4 में, इज यूनिवर्सली डिप्लॉयड फॉर पार्सिंग फ्लैट टेक्स्ट फाइल सेपरेटेड बाय कॉमा, जिसको हम किससे सेपरेट करते हैं, कोमा से। Standard corporate Excel spreadsheet, external software package pipelines like read Excel के लिए must be initialized। ठीक है, जैसे हमें अगर CSV चाहिए तो उसके लिए हम क्या सिंटैक्स यूज करते हैं, read.csv ब्रैकेट। ठीक है, while अगर हमें जैसे कोई भी हेडर वगैरह होता है, अभी आगे आएगा, चलो इसको छोड़ो, अभी अगर हम कोड देखें इसका नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, डाटा को read.csv में, देखो डेटा read.csv पैड टू file.csv हेडर आ गया ना, हेडर इज इक्वल टू ट्रू सितंबर, और ये क्या है, सेप कॉमा, सितंबर नहीं, ओ माय गॉड, माय बैड, सेप कॉमा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंपोर्ट करनी है मेरे को डाटा CSV फाइल से, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, read.csv, क्योंकि वो CSV फाइल है, हमारा सिंटैक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद वो कहाँ पर है, तो यहाँ पे तो आई डोंट हैव स्पेस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे read.csv, ठीक है, फाइल पाथ कॉमा हेडर कॉमा SCP ब्रैकेट क्लोज। जहां पर हमें पता है फाइल पाथ क्या है, स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द फाइल, के फाइल का पाथ क्या है, फाइल कहाँ से आ रही है। हेडर क्या होता है, आपका पैरामीटर होता है, स्पेसिफाइज इफ द फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम नेम, ठीक है, कि उसके अंदर उस कॉलम का नेम है नहीं है, हेडर, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख रखा है सौरभ, यहाँ पे लिख रखा है राकेश, और यहाँ पे है नेम, यहाँ पे क्लास, ये सेकंड, ये है थर्ड का बच्चा। ठीक है, तो ये जो नेम और जो क्लास है, दिस इज योर हेडर, मतलब इनका नेम है कि नहीं इन कॉलम्स का, तो वही होते हैं। तो फाइल पाथ जहाँ से आ रही है, आपका हेडर जो नेम है, कॉलम नेम्स है वो, और SEP इज टू प्रोवाइड डेलीमीटर। ठीक है, डेलीमीटर हमने पढ़ दिया, जिससे वो अलग होता है, जैसे यहाँ पर क्या है डेलीमीटर, कोमा, उसने बोला कोमा से अलग होता है ना, तो कॉमा से अलग होता है, तो सेप आपको क्या, डेलीमीटर। यहाँ पे कॉलन भी हो सकता था, सेमी कॉलन भी हो सकता था, अब यहाँ पे क्या है, कॉमा। तो वही डाटा read.csv पैड टू फाइल CSV, हेडर लेंगे, ट्रू होगा तो, अगर होगा तो हम हेडर ले लेंगे, और सेप क्या है, यहाँ पे डेलीमीटर क्या है, कॉमा है। ठीक है, हेड डाटा
डिस्प्ले क्या करेगा, ये ट्रिगर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 स्ट्रक्चरल डेटा रोज, कोई भी दे देगा, फर्स्ट कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत आगे होगा तब भी काम बन जाएगा, आगे जाके ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस अभी इतना समझो कि read.csv है तो उसके लिए read.csv करके लगता है, जिसमें पार्ट टू फाइल जहाँ पे पाथ गई हमारी, जहाँ से आ रही है हमारे पास फाइल, वो हेडर, अगर हमारा हेडर होगा तो ट्रू होगा तो हेडर भी आ जाएगा, और सेप यानी डेलिमीटर जिससे वो अलग होता है। ठीक है, अब एक है टू इम्पोर्ट अदर फॉर्मेट्स, अगर कोई और फॉर्मेट में है, वी नीड टू लोड डिजायर्ड पैकेज। जैसे पैकेज हमने क्या पढ़ा था, पैकेज और लाइब्रेरी पढ़ा था ना, क्या होता है पैकेज और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज ग्रुप ऑफ पैकेज ओनली, और पैकेज में ग्रुप ऑफ डेटा मान लो। तो इम्पोर्ट अदर फॉर्मेट्स है, जैसे कि कोड टू रीड एक्सेल, जेसन, एक्सेल फाइल इज शोन, कैसे दिखेगी, लाइब्रेरी ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक इंजेक्शन रूटीन अगर हमें करेंगे, क्या है डेटा एक्सेल, रीड एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में था, रीड एक्सेल पार्ट टू फाइल जहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे हेडर की जगह क्या आ जाएगा, डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, और शीट 1 में है तो शीट 1। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। अगर आपका read.csv है तो वो लग जाएगा, अगर एक्सेल है तो एक्सेल लग जाएगा, कोई और फॉर्मेट है तो वो लग जाएगा। ओके, नाउ कनेक्टिंग टू स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्शन रिपोजिटरीज। अब आप एसक्यूएल सर्वर हैंडशेक, ये क्या होता है, फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एनालिसिस, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एनालिसिस होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब अमाउंट होता है जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एनालाइज जहाँ पे हो रहा है, डाटा सेट्स इनसाइड इनसाइड प्रोडक्शन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो डाटा सेट कहाँ पर होता है, प्रोडक्शन रिलेशनल डेटाबेसेस में, जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्ट्रेस एसक्यूएल, एसक्यूलाइट, इन सब में आपका डेटा सेट होता है। जो आर है वो एस्टैब्लिश कर दे स्ट्रीमिंग डेटाबेस इंटरफेस कनेक्शन यूजिंग द यूनिफाइड डीबीआई और आर माई एसक्यूएल इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज। जैसे वो पैकेज बना लेता है अलग अलग, किसके पैकेज किसका बनता है, पैकेज किसका बनता है, डेटा का, और लाइब्रेरीज ऑफ पैकेज। ओके, नाउ आर जो है वो इस्टेब्लिश करता है स्ट्रीमिंग डेटाबेस, आर इस्टेब्लिश अ स्ट्रीमिंग डेटाबेस इंटरफेस कनेक्शन यूजिंग द यूनिफाइड डीबीआई को यूज़ करके। यहाँ आर माई एसक्यूएल, आर वही जो नाम है आपका प्रोग्राम का वो, और माई एसक्यूएल इज नेम इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज, पैकेज का नेम। ठीक है, हमारी कोड विंडो क्या बनेगी, इसमें हम कोड के लिखेंगे, यानी कि क्या है सिंपल, आर कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद डेटाबेस यूजिंग पैकेजेस, जैसे कि डीबीआई और आर माई एसक्यूएल। ठीक है, जैसे कि हमारा लाइब्रेरी में डीबीआई है, लाइब्रेरी है आर माई एसक्यूएल, एक तो डीबीआई हो गया और आर माई एसक्यूएल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा हमारा, कौन, डीबी कनेक्ट माई एसक्यूएल यूजर, डीबी यूजर नेम पासवर्ड सिक्योर पास, होस्ट आ रहा है आपका सर्वर आईपी डेटाबेस कॉर्प डेटा। ठीक है, और एक्सट्रैक्टिंग रिकॉर्ड्स वाया नेटिव स्ट्रक्चर्ड क्वेरी डेफिनेशन डेटा एसक्यूएल डेटा गेट क्वेरी कौन सेलेक्ट फ्रॉम। अब ये सब है क्या, मैं बताती हूँ हम क्या कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जो डेटा है हमारे पास उसको हमें इंपोर्ट करना है आर के इन्वायरमेंट में, यही करना है ना, कि जो भी हमारे पास फाइल है, जो भी हमारे पास डेटा है, उसको हमें इंपोर्ट करना है आर के इन्वायरमेंट में। अब इसको कैसे करेंगे, सीएसवी होता तो ऊपर जैसे हमने बताया, एक्सेल होता तो जैसे हमने बताया। अभी कह रहे हैं कि हमारा कोई लाइब्रेरी है, कोई पैकेज है, उसके अंदर है, तो हम कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो देखो बेटा, लाइब्रेरी है, देखो दो है, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, जैसे डीबीआई में है या आर माई एसक्यूएल में। सबसे पहले हम डीबी की बात कर लेते हैं, मान लो। ठीक है, अब डीबी की बात करें पहले हम, तो डीबी में कौन, CONN इज कनेक्ट, कनेक्ट करना है, डीबी कनेक्ट माई एसक्यूएल मेन है। ठीक है, माई एसक्यूएल
मेन है हमारा। माई एसक्यूएल में आर माई एसक्यूएल और डीबीआई है, मतलब छोड़ो ये सब, अब बस ये देखो कौन डीबी कनेक्ट माई एसक्यूएल। अब देखो माई एसक्यूएल ब्रैकेट आर, इसमें आपका आर्ग्यूमेंट आएगा। देखो यूजर क्या है हमारा, डीबी यूजर नेम कोई भी हो सकता है यूजर, जैसे यूजर नेम क्या रख दिया हमने, डीबी यूजर नेम। पासवर्ड रख दिया सिक्योर पास। होस्ट है सर्वर आईपी, होस्ट का नाम आ जाएगा। डेटाबेस क्या है, कॉर्पोरेट डेटा, कोई भी डेटाबेस हो सकता था, कोई भी पासवर्ड हो सकता था, कोई भी होस्ट हो सकता था, कोई भी डीबी का नेम हो सकता था। अब यहाँ पर जो है हम उसके बाद क्या करेंगे, डेटा को लेंगे डाटा गेट क्वेरी से, कौन को सेलेक्ट करेंगे टेबल नेम से, और फिर उसको जैसे हमने कनेक्ट किया था वैसे ही हम लिख देंगे डिस्कनेक्ट, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट। और अगर एसक्यूएल होगा हमारे पास तो हम उसको ही लेंगे डेटा गेट क्वेरी, कौन सेलेक्ट करेंगे ऑपरेशनल मैट्रिक्स टेबल से, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, डीवी डिस्कनेक्ट और ब्रैकेट में कौन, कि बस हमें यहीं तक लेना था। हमने स्टार्ट किया, हमें ये इनपुट चाहिए और फिर हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया डीबी को, ठीक है। बस देखो फाइल थी सीएसवी की या एक्सेल हो, जेसन हो, एसक्यूएल डेटाबेस हो, उसको हम आर एनवायरनमेंट तक पहुंचाएंगे, चाहे वो सीएसवी की फाइल हो, चाहे वो एक्सेल जेसन की हो, या फिर एसक्यूएल डेटाबेस हो। स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रीम इंजेस्ट कर रहे हैं हम, और पाइपलाइन के थ्रू, किसमें, आर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में, आर एनवायरनमेंट में। उसके बाद विजुअलाइजेशन का एडवांस्ड विजुअल एनालिटिक वाया ggplot2। ggplot2 हमने पहले भी अपने नाम से रखा, कोई आपके लिए न्यू तो नहीं है, ठीक है। आर जो है वो प्रोवाइड करता है एक इकोसिस्टम लाइब्रेरीज का, ठीक है। लाइब्रेरीज पता है ना, तो लाइब्रेरी का ही एक एग्जांपल है बेटा ggplot, ठीक है। और ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है ggplot2। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी के नेम है, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी ggplot2, plotly, lattice, cowplot, ये आपके नेम्स हैं लाइब्रेरी के, एग्जाम्पल्स हैं लाइब्रेरी के। हर एक जो है वो ऑफर करते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, सब में यूनिक कैपेबिलिटीज होती है क्रिएट करने के लिए, वैरायटी ऑफ चार्ट्स को, प्लॉट्स को, इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस को, ठीक है। और ggplot2 हम बेसिकली यहाँ पे एज अ बेस यूज कर रहे हैं, उन सबको नहीं कर रहे, काउ प्लॉट को, लैटिस को, प्लॉटली को, इन सबको यूज नहीं कर रहे हैं हम अभी, ggplot2 लेके चल रहे हैं फॉर योर बेस, कि हम इसको यूज करें क्योंकि यही वाइडली यूज होता है फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इसलिए हम इसको ही करते हैं, और ये बिल्ट इन डेटा सेट होता है आर के अंदर, ये ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, हमें इसको वापस से डाउनलोड या कुछ नहीं करना होता है, ये बिल्ट इन होता है ggplot2 उसमें पैकेज। ggplot2 package containing information about fuel efficiency, various characteristics of the cars वगैरह, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो डेटा विजुअलाइजेशन ब्रिजेस रो कंप्यूटेशन, जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो क्या ब्रिज करता है, रो कंप्यूटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। डेटा को जो विजुअलाइज करेंगे वो रो कंप्यूटेशन होती है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है। जो यूनिफाइड ggplot2 इकोसिस्टम फंक्शन है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में यूज होता है। ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ग्रामर ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स में दिखाते हैं, मैपिंग करते हैं डेटा सेट्स को, पैरामीटर्स को, एक स्ट्रक्चर्ड एस्थेटिक लेआउट कंट्रोल में। प्राइमरी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क ट्रैक्स व्हीकल परफॉर्मेंस डेटा इनसाइड द नेटिव एमपीजी डेटा डिक्शनरी, एमपीजी यूज होता है, ठीक है। जो फर्स्ट 5 रोज एमपीजी डाटा सेट, जो एमपीजी डेटा सेट में यूज होता है, इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे, द प्राइमरी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क ट्रैक्स व्हीकल परफॉर्मेंस, परफॉर्म करता है व्हीकल के परफॉर्मेंस को, डाटा को इनसाइड द नेटिव एमपीजी डेटा डिक्शनरी, एमपीजी में इवैल्यूएट करता है। अभी देखो एग्जाम्पल वो ले लो, टेबल है इसकी, कॉलम्स ऑफ एमपीजी डेटा सेट। एमपीजी जो हमारा डेटा सेट है ना, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एमपीजी डेटा सेट वेरिएबल फील्ड्स, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर नॉर्मली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर्ड करता है, फैक्टर करता है। तो यहाँ पे क्या, नेम ऑफ द ऑटोमोटिव प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन,
जैसे मान लो जो हम कार का ही लेके चल रहे हैं तो नेम ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर में क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द कार, हम कार का एग्जांपल लेके चल रहे हैं अगर, ठीक है, तो वो आ जाएगा क्या, नेम ऑफ द ऑटोमोटिव प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन, जो भी कॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है ऑटोमोटिव को, उसका नाम, कैटेगरी या फैक्टर, उसके बाद मॉडल, स्पेसिफिक व्हीकल ब्रांड डिजाइन टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कोई भी ब्रांड डिजाइन मॉडल ऑफ द कार आ जाएगा आपके पास। कैटेगरियल फैक्टर अगेन, डिसपीएल, DISPL इज इंजन डिस्प्लेसमेंट इन लीटर्स, ठीक है, इंजन वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट साइड्स कैलिब्रेटेड इन लीटर्स, कंटिन्यूअस न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में आएगा और इसमें हम वॉल्यूम लिखेंगे, किसका वॉल्यूम, कि जो इंजन डिस्प्लेस करेंगे लीटर्स में कितना भरेंगे, कितना लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए या जो भी यूज हो रहा है इंजन चाहिए। ईयर, ईयर में क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, जैसे मान लो कैलेंडर मैन्युफैक्चरिंग पीरियड प्रोडक्शन ईयर, डिस्क्रीट इंटीजर। CTY is just city fuel efficiency in miles per gallon और HWY is your highway fuel efficiency in miles per gallon, ठीक है, सिटी और हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी मैप्ड इन माइल्स पर गैलन, की कितना सिटी में या हाईवे में फ्यूल लग रहा है माइल्स पर गैलन में, तो कंटिन्यूअस न्यूमेरिक हो गया ये, ठीक है। क्लास, क्लास क्या है, व्हीकल की क्लास क्या है, मान लो SUV है, कॉम्पैक्ट है, क्या है, कैटेगरियल फैक्टर, इसमें और भी हम लिख सकते हैं क्या, जैसे CYL, कहाँ लिखूं मैं, CYL, CYL क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन कार इंजन, की कार के इंजन में कितने सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन कार इंजन, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या आ सकते हैं, ट्रांस आ सकते हैं, TRANS, यानी वही टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, कैसा ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है। DRV, DRV इज योर ड्राइव ट्रेन टाइप, यानी कि फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फोर व्हील ड्राइव, क्या है DRV। और FL फ्यूल टाइप, FL फ्यूल टाइप, एथेनॉल है, डीजल है, क्या है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया और ये आपके कॉलम्स बन गए, किसके कॉलम्स बन रहे हैं, MPG डेटा सेट वेरिएबल के, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर द वन लाइब्रेरी ggplot2, जिसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे रोज को MPG डेटा सेट में, ठीक है। और ये अगर हमें उसी डेटा सेट में बनाना होता, मतलब हमारे पास, हमें नहीं बनाना होता, हम तो इनपुट देते, आउटपुट वो कैसे दिखाता, वो दिखा सकता था जैसे यही इन सबको दिखाता कॉलम नेम में, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पे आता था मैन्युफैक्चर, मॉडल, डिस्प्ले, ईयर, जो भी और भी, साइकिल, ट्रांस, DRV, CTY, हाईवे करके आ जाता, यहाँ पे नेम आ जाता मैन्युफैक्चर का, यहाँ पे मॉडल नेम आता, फिर ऐसे करके फिल होते रहते, तो इससे पूरा बन जाता, दैट इज योर MPG डाटा बन जाता उससे। अब बात हो रही है कि शो कैसे होएगा, दिखाएंगे कैसे हम, प्लॉट्स कैसे करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो हिस्टोग्राम, सबसे पहले क्या, हिस्टोग्राम की बात करते हैं। हिस्टोग्राम हमने मैथ्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है, 9-10 तक पढ़ रखा है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, विजुलाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल कंटिन्यूअस वेरिएबल बाय बाइंडिंग, जैसे कि दैट इज डिवाइडिंग देम इनटू इंटरवल्स या बिन्स, उनमें हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ये हमारा ग्राफ पेपर है, उसमें हम ऐसे बनाते हैं, राइट, देयर इज नो गैप इन बिटवीन, दे आर टच्ड, right, it is useful to identify patterns such as skewness, spread, unusual gaps, the code is given, code इसमें ये रहा हमारे पास, यहाँ पे ना मेरा ये है कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरल डिस्प्ले, ये ना एक्चुअली बार ग्राफ है, ये बार चार्ट है, तो इसको ऐसे देखना कि ये सेकंड या फिर जो भी है, इसको हम ऐसे लेंगे, और इसका मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया है कि ये चिपके हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, दे डोंट हैव इन बिटवीन गैप्स, यहाँ पे गैप्स है, जिनमें गैप्स होते हैं इनमें, उनको कह देते हैं हम बार चार्ट, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये देखो, histograms organize continuous matrix
स्केल वेरिएबल लोकलाइज्ड इंटरवल्स में, जिनको हम बिन्स कहते हैं, और बिन्स को हम इंटरवल्स भी कह सकते हैं. Intervals known as bins to expose distribution skewness and structural model frequency peaks. Unusual gaps के बारे में, skewness के बारे में हम ये सब देख सकते हैं. अब मान लो हमने वही जो एग्जाम्पल लिया था हाईवे वाला, उसके अंदर होता है, तो लाइब्रेरी हम कौन सी यूज करें, ggplot2 में डेटा है एमपीजी फॉर्मेट में. ठीक है, AES x इज इक्वल्स टू हाईवे. हमारी दो साइड्स होती हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. तो ये कह रहे हैं जो एक्स एक्सिस है उसको हम ले रहे हैं हाईवे. ठीक है, जियोम हिस्टोग्राम जिसकी विड्थ आएगी 2, फिल करेंगे स्टील ब्लू, कलर करेंगे ब्लैक. ये सभी बता दिया हमने कि उसको फिल करेंगे स्टील ब्लू में, कलर करेंगे ब्लैक. लैब्स में टाइटल क्या होगा, हाईवे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन. और एक्स क्या है, एमपीजी है. वाई के फ्रीक्वेंसी काउंट, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, एमपीजी नहीं आएगा, यहाँ पे हाईवे माइलेज करो. ये गलत है, यहाँ पे ना प्रिंट गलत हो रखा है. एक्स इज इक्वल टू हाईवे माइलेज. ठीक है, और वाई के फ्रीक्वेंसी काउंट, हाईवे माइलेज फ्रीक्वेंसी काउंट. एक्स और वाई भी बता देगा, फिल भी बता देगा कि किससे करना है, वैसे कलर भी बता देना है. हमें ggplot2 भी बता देना है कि कौन सी लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं. और किस फॉर्म में होगा, जियोम हिस्टोग्राम. विन की बिड्थ कितनी है, 2. ये ऐसे करके हमारा कोड बन जाएगा. नाउ we will see about bar graph. बार ग्राफ में क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कैटेगोरियल डाटा को, जहाँ पे आइडियल व्हेन वी आर कंपेयरिंग डिस्क्रीट ग्रुप. कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है. एज ए कैन शो काउंट्स और प्रपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी. ठीक है, तो इसमें हम ऐसे दिखाते हैं. मान लो यहाँ पे ये, अब इसमें तो हिस्टोग्राम के हिसाब से दे रखा है ना, ये नहीं मानो, हम अलग अलग कर रखे ना, गैप्स इन बिटवीन. तो हम इसको ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 व्हीलर है, कॉम्पैक्ट है, और क्या बोलते हैं, कौन सी क्लास ले रहे हो आप, पर्टिकुलर क्लास ले लो, एसयूवी ले लो. ऐसे करके ये जो हमने ऊपर बनाए थे ना कॉलम्स में अलग अलग पैरामीटर्स, वो यहाँ पे आ जाएंगे. और यहाँ पे क्या आएगा, काउंट कितने हैं वो. तो हम इसके लिए, अगर हमें वाई एक्सिस में, हमारी ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारी अलग अलग पैरामीटर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा काउंट आ रहा है. तो हम यहाँ पर क्या कोड विंडो बनाएंगे, जैसे बार चार्ट शोइंग द नंबर ऑफ कार्स इन ईच क्लास. तो उसमें हम लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट इज ggplot mpg फॉर्मेट AES, जिसमें x जो है हम वो क्या ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं. और हम इसको जियोम बार में दिखाएंगे. हम फिल करेंगे, कोई सा भी कलर लिख दो, मान लो मैंने लिख दिया कोरल कलर ले रही हूँ मैं. और कलर करेंगे हम इसको किससे, ब्लैक से. फिल करूंगी मैं कोरल से, कलर करूंगी मैं ब्लैक. ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद मेरे को टाइटल भी तो देना होगा. तो मैं क्या लिख दूंगी, लैब्स टाइटल दूंगी मैं, काउंट ऑफ कार्स बाय क्लास, जिसमें x जो है वो मेरी क्लास होगी, y मेरा काउंट होगा. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. तो काउंट ऑफ कार्स हमारा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे काउंट ऑफ क्लास लिख दूंगी मैं टाइटल बार ग्राफ का. x में मैं लिख दूंगी आपका काउंट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, क्लास. ठीक है, ऐसे बन जाएगा. उसके बाद है बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ऐसे होता है बॉक्स प्लॉट. देखो, आउटलायर आइडेंटिफिकेशन मैपिंग भी कहते हैं इसको. इट समराइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल. ठीक है, क्या समराइज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल को, जो डिस्प्ले करता है मीडियन को, क्वार्टाइल्स को, पोटेंशियल आउटलायर्स को. ये यूजफुल होता है कंपेयर करने के लिए मल्टीपल ग्रुप्स. ठीक है, देखो बॉक्स प्लॉट्स प्रेजेंट क्या करते हैं, कॉम्प्रेस्ड 5 नंबर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. क्या क्या, मिनिमम बाउंड्री 25th परसेंटाइल यानी Q1, मीडियम वैल्यू 70th परसेंटाइल यानी Q3, और मैक्सिमम बाउंड्री. मिनिमम मैक्सिमम क्या हो गया, मिनिमम बाउंड्री, मैक्सिमम बाउंड्री, क्वार्टाइल्स Q1 Q2 और Q1 Q3, मीडियन वैल्यूज और मिनिमम बाउंड्री.
मैक्सिमम बाउंड्री, ये सब आ गया। उसके बाद डेटा एलिमेंट्स falling past 1.5 IGR are isolated as detached outliers, हमने पढ़ा था ये पहले कि जो इससे बाहर जाएगा उसको हम आउटलायर्स बोल देंगे, डिटैच्ड आउटलायर्स बोल देंगे। इसका कोड क्या बनेगा, ggplot2 में डेटा mpg में ये एक्स क्या बनेगा, हमारा क्लास है एक्स, एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ये क्लास, नीचे हो नहीं बना हुआ क्या, ओके फाइन, और ये बनेगा हमारा वाई विच इज क्या दे रखा है, हाईवे, HWY दिखाएंगे यहाँ पे दिखाएंगे क्लास, जैसे यहाँ पे दे रखा है SUV और कॉम्पैक्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगा बॉक्स प्लॉट ऑफ हाईवे माइलेज बाय क्लास। अगर हमें टाइटल भी देना है तो ये रहा टाइटल भी हम लिख देंगे कि बॉक्स प्लॉट ऑफ हाईवे माइलेज ऑफ क्लास। जियोम बॉक्स प्लॉट करना है, हमें फिल करना है लाइट ग्रीन से, देखो लाइट ग्रीन फिल हो गया, और कलर के रखेंगे डार्क ग्रीन, कि डार्क ग्रीन से बनाओ और कलर जो है वो लाइट ग्रीन रखो, ऐसे करके तो हमारा ये बॉक्स प्लॉट बन गया। उसके बाद स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, स्कैटर प्लॉट्स व्हेन वी नीड टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटीन्यूअस वेरिएबल, जब हमें कंटीन्यूअस जो वेरिएबल्स होते हैं ना, कंटीन्यूअस वेरिएबल्स, उनके अंदर हमें विजुअलाइजेशन देखना होता है उनके रिलेशनशिप का, तो हम ये यूज करते हैं। देयर आइडियल चॉइस फॉर आइडेंटिफाइंग क्या क्या ट्रेंड्स और क्लस्टर्स और कोरिलेशंस हमें देखने हैं, तो उसके लिए यूज होता है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। इसका कोड विंडो के अंदर स्कैटर प्लॉट एस्टैब्लिश लीनियर एंड नॉन लीनियर डायरेक्शनल ट्रेंड्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट कंटीन्यूअस न्यूमेरिक डेटा अरेज, उनके बीच में, ठीक है। क्या बनेगा स्कैटर प्लॉट के लिए, ggplot2 डेटा mpg में ये एक्स जो हमें DSPL और y हमारा हाईवे है, जियोम पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस जरूर लिखना, ठीक है। जियोम पॉइंट क्या बनेगा, जियोम क्या बनेगा हमारा पॉइंट, पॉइंट वाइज स्कैटर प्लॉट्स, पॉइंट करेंगे, पॉइंट लिखते हैं स्कैटर प्लॉट्स को, ये पॉइंट्स में दिखाते हैं। कलर हमारा डार्क ब्लू रहेगा, साइज हमारा 2 रहेगा, क्योंकि इसमें फिल नहीं करते, खाली पॉइंट है, पॉइंट हम डार्क ब्लू से करेंगे, दैट मीन्स दैट, ओके। साइज इसमें 2 दे रखा है, हम एक्स और वाई के बारे में भी लिखेंगे, इसमें दे नहीं रखा और ज्यादा, हम इसमें और क्या लिखेंगे, लैब्स टाइटल हमें देना है तो इंजन साइज वर्सेस हाईवे माइल्स मान लो, हाईवे माइलेज, ठीक है, जिसके अंदर एक्स रहेगा हमारा इंजन साइज और वाई रहेगा हमारा हाईवे माइलेज, और ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा बन जाएगा। तो हमारे पास फोटो कैसे आएगी इसकी, देखो यहाँ पे हमारा ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा हाईवे माइलेज रहेगा और यहाँ पे हमारा इंजन साइज रहेगा, तो उसमें हम डॉट डॉट में दिखाते रहेंगे, ओके, इस तरीके से। उसके बाद एक और होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ ये क्या होता है, ये क्यों रिकमेंड होते हैं, व्हेन यू वांट टू एनालाइज ट्रेंड्स ओवर कंटीन्यूअस वेरिएबल, हमें क्या देखने होते हैं, ट्रेंड्स देखने होते हैं कंटीन्यूअस में। सिंगल कंटीन्यूअस वेरिएबल है तो लाइन ग्राफ दिखा दोगे, अगर 2 कंटीन्यूअस वेरिएबल तो स्कैटर प्लॉट दिखा दोगे, ठीक है, या फिर ऑब्जर्व करने के रिलेशनशिप को, इसका क्या बनेगा, वही लाइन ग्राफ कर देंगे। जियोम लाइन आ जाएगा, कलर हमारा भाई जो भी हमें देना है वो एक्स और वाई का लिखोगे, लैब लिखोगे, टाइटल लिखोगे, फिर वो एक्स और वाई को डिफाइन कर दोगे। लाइन ग्राफ का शो कैसे होगा, लाइन ग्राफ हमारा ऐसे होता है, जैसे ये बना हमारा, तो ये ऐसे करके लाइन ग्राफ बनता है हमारा कुछ, ठीक है। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड, उसके बारे में आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको करते हैं अब। बेटा जो कोई भी डेटा सेट होता है ना, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं, बेस्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टैटिस्टिकल टूल विच इज योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये जो समराइज करते हैं ना सेट ऑफ डेटा को बाय आइडेंटिफाइंग अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट। और 3 कौन से फेमस है हमारे पास कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड।
Now, each of these measure provides unique insight. किसमें? यूनिक इंसाइट अपने अपने में देता है और डिसीजन में, एंड द डिसीजन विच वन टू यूज इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, कि वो डेटा किस टाइप का है, उस डेटा का नेचर कैसा है, ठीक है। एंड द एनालिसिस यू नीड टू डू, और हमें उस डाटा में क्या एनालाइज करना है। Central tendency establishes single definitive value marking the central concentration locus of an overall numeric data vector distribution. ठीक है, सेंट्रल कंसंट्रेशन दे देता है एक हमें ओवरऑल न्यूमेरिक डाटा का। फॉर्मल इक्वेशन मैट्रिक्स, अब इसमें अर्थमेटिकल मीन में अर्थमेटिक एवरेज होता है, मीन यानी अर्थमेटिक एवरेज, जो टोटल समेशन होता है, समेशन ऑफ टोटल of your data of all the observed structural numbers divided by the exact count of parameters, जो कि n से दिखाते हैं। वही अर्थमेटिक एवरेज और मीन इज कैलकुलेटेड, कौन सा फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, यही होता है, यही दे रखा है कि मीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ठीक है, दैट इज योर मीन। नाउ मीडियन, अच्छा, अब मीन जो होता है वो मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ऑल्दो इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स व्हिच कैन स्क्यू द रिजल्ट, ठीक है, जो स्क्यू कर देता है रिजल्ट को, क्योंकि उसमें क्या आते हैं? आउटलायर्स आते हैं, ठीक है। मीडियन, मीडियन क्या है? एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल सेंटर, बीच वाला पार्ट, एकदम बीच वाला ऑब्जर्वेशन एकदम ऑफ द डेटा, स्ट्रक्चरल सेंटर पोजीशन वैल्यू ऑफ द अरे आफ्टर इट हैज बीन फुल्ली सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। जब, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो असेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं, ऐसे हमें रैंडम डाटा दे रखा है, उसको पहले हमें असेंडिंग में करना पड़ेगा, फिर हम उसका मीडियन निकालते हैं, ठीक है। और अगर ऑड होता है तो, अगर जो डेटा सेट है हमें 5 दे रखे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास पता है कि हमारे पास ये है, ये कटा ये कटा ये कटा, तो हमारे पास बीच में 3 आ, बट अगर यही हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होता है, तो हम बीच की दोनों हैं, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं, तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है? 3 और 4 का मीन निकालना पड़ता है, यानी कि 3 + 4/2 विच इज 3.5, वो निकालना पड़ता है, ठीक है। और पर इसका फॉर्मूला है उस तरीके से ना करके, अगर हमें इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। Exact structural center position value of the array after it has been fully sorted in ascending order. मिड वैल्यू होती है sorted data set की, ठीक है। ऑड नंबर के कैसे निकलती है? वेरी इजी, ऑड नंबर में तो निकल जाएगा। एंड मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू सैंपल वैल्यूज इफ द ऑब्जर्वेशन आर इवन इन नंबर। अगर इवन होता है नंबर में तो उसका क्या निकलता है? एवरेज निकल जाता है। कंपेयर टू मीन, मीडियन जो होता है वो लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। मीन के कंपैरिजन में जो मीडियन होता है वो आउटलायर्स से कम अफेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, नाउ मोड, मोड क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू या कैटेगोरियल ऑप्शन दैट मैनिफेस्ट विद द हाईएस्ट स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको कहते हैं। सपोज वी हैव अ डेटा 1,1,2,3,4,1,2, 10,4,2,1,1,10,1, तो इसमें सबसे मोड क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन होगी वो सबसे ज्यादा रिपीटिंग कौन सी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 विल बी योर मोड, ठीक है। क्या है? कैटेगोरियल ऑप्शन जो मैनिफेस्ट करती है हाईएस्ट स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी को वेक्टर अरे में, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट। अ डेटा सेट कैन बी यूनिमॉडल हैविंग वन मोड, एक डेटा सेट के अंदर एक मोड भी हो सकता है, दो मोड भी हो सकता है, और मल्टी मॉडल भी हो सकता है वो, या नो मोड भी हो सकता है। अगर 1 से लेके 10 तक मैंने ऐसे ही दे दिया तो नो मोड, इसमें कोई मोड ही नहीं है, ठीक है। द एग्जाम्पल बिलो, कैसे? जैसे देखो 2468 है हमारे पास, 2468 में क्या है? नो मोड। 2446 दे रखा है तो उसमें 4 आ जाएगा। 12233 दे रखा है उसमें 2 मोड हो गए, क्योंकि जिनका दो 1 2 2 3 3 है, तो इसमें 2 मोड हो गए 2,3। ऐसे देखो इसमें एग्जाम्पल भी है, कंप्यूट मीन
वैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे हमारे पास एक डाटा दे रखा है 3 12 6 9, तो इसका हमें मीन निकालना है, तो इसको टोटल करेंगे, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, तो हमारे पास 7.5 मीन आ जाएगा। इसी का मीडियन निकालना है, बिकॉज इज 4, तो 12 और 6 को लेना पड़ेगा। 12 और 6 को लेंगे तो फर्स्ट अप्लाई द स्ट्रक्चरल, क्या है, सॉर्ट करेंगे हम इसको 3 6 9 और 12। देखो मैंने क्या गलती कर दी कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया ही नहीं, हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में करो, 6 और 9 लोगे, 6 और 9 का हमें क्या करना है, एवरेज करना है, कर दो। क्या आंसर आ रहा है 7.5, हमारा मीडियन क्या आ गया 7.5, मीन भी क्या आया था 7.5। इसका मोड क्या होगा, मोड इसका 0 होगा, क्योंकि कोई भी रिपीट ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसी के देखो, अगर हम इसको कोड लैंग्वेज मतलब कोई कोड में आर में लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो 3 12 6 और 9 दे रखा है, डेटा हमारे पास मीन आउटपुट निकालना है, तो मीन वेक्टर डेटा का किसका निकालना है, वेक्टर डेटा का मीन निकालना है, NARM ट्रू। मीडियन निकालना है इसका वेक्टर डेटा का, NARM ट्रू। तो फिर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। नाउ क्वांटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्जन, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात हो रही है, मेजर ऑफ वही रेंज, और क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस, इंटरक्वांटाइल रेंज, ये सब इसमें आता है। ठीक है, क्या है ये हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में वेरिएबिलिटी या फिर स्पीड कह सकते हैं हम डाटा पॉइंट्स के अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, कि उनकी क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या स्पीड है, क्या स्प्रेड है। ठीक है, रेंज सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एब्सोल्यूट रेंज। रेंज रेंज में क्या होता है, एक सिंपलेस्ट मेजर होता है, सिंपल सब्सट्रैक्शन गैप बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, कि इसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है डेटा में उसको हम माइनस कर देंगे विद मिनिमम वैल्यू। ऑल्दो रेंज जो होती है वो इजी टू कैलकुलेट होती है, लेकिन सेंसिटिव टू आउटलायर, जस्ट लाइक मीन। ठीक है, मीन की तरह ये भी रेंज भी क्या होती है, सेंसिटिव होती है आउटलायर्स से। अब उसके बाद हमारे पास है सैम्पल वेरिएंस, हो यानी कि वेरिएंस, ये हमारा मेजर ऑफ डेविएशन होता है फ्रॉम मीन। मीन से क्या डेविएशन आ रहा है वो होता है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड एवरेज ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन मेजर्ड रिलेटिव टू द मीन वैल्यू। मीन से इसका मेजर करते हैं, इसका मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, हाउ फार ईच डाटा पॉइंट इज फ्रॉम द मीन। मीन से हर एक डाटा पॉइंट कितनी दूरी पर है। ठीक है, a higher variance indicates greater variability in the data, जितना ज़्यादा हाइयर वेरियांस होगा उतना ज़्यादा मतलब वो पॉइंट मीन से दूर है, यानी उतना ज़्यादा ही ग्रेटर द वेरिएबिलिटी इज इन द डेटा। वेरियांस इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर्ड यूनिट्स, ये इसका फॉर्मूला को करेक्टर्स में लिख रखा है कि क्या है, स्क्वायर्ड यूनिट विच मेक्स इट हार्ड टू इंटरप्रेट डायरेक्टली। क्या होएगा इसका, देखो वेरियांस is equals to summation of यानी sum of xi, total number of observations, total number of sum of total observations minus mean का whole square upon number of observation minus 1। ठीक है, ये आपका क्या आता है, फॉर्मूला ऑफ वेरियांस। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, अगर हमें वेरिएंस ढूंढना है कोई, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सपोज आई हैव अ डेटा सेट 10 20 30 40 एंड 50, तो इसका हमारे पास वेरिएंस क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई यानी इन सब का टोटल, इन सबको टोटल करो, क्या आएगा 30 60 100 150 150 आ रहा है। अब इसका टोटल के बाद हम इसको मीन से इसके माइनस करेंगे। अब इसका मीन क्या है, व्हाट इज मीन, इसका मीन क्या होगा 150 अपॉन 5 विच इज योर 30 अपॉन इसका होल स्क्वायर भी करना है फिर, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन n, n is your 5 minus 1। when we will solve it we will get our variance which is 150 minus 30 which will get
120, इसका स्क्वायर करेंगे 120 का तो हमारे पास आ जाएगा 14400। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 3600। ओके, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा फिर? क्या लिखा है? समीशन। क्या समीशन एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे दे रखा है कि हमें कैसे दे रखा है? समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। समीशन बाहर है, यानी पहले हमें इसको करना पड़ेगा, उसके बाद समीशन होगा। एक्स आई इज इंडिविजुअली हमें हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करना पड़ेगा मीन के साथ, उसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर उनको हम ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे n-1 से। तो हमारे पास क्या दे रखा था? 10, 20, 30, 40, 50, राइट। अब एक्स आई क्या है? 10। हमारे पास मीन क्या आया था इसका? 150/5, दैट इज योर 30। 30 से करेंगे हमारे पास क्या आ गया? -20। अब हम 20 को 30 से करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? -10। 30 को 30 से करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? 0। अब हम 40 को किससे करेंगे? 30 से, हमारे पास आ गया 10। 50 को 30 से करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? 20, राइट। इसका सम करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल गेट 250। क्या आ जाएगा? 250, जो कि हमारा वेरिएंस होगा। तो करो, देखो कैसे होगा। हमारा 20 आया था, एक 10 आया था, एक 0 आया था, फिर एक 10, -10 और एक -20, है ना। इनका होल स्क्वायर करेंगे, ये रहा ना होल स्क्वायर। करो होल स्क्वायर, करो होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब देखो, ये जो हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, -20 इंटू -20 क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 20 इंटू 20 इज योर 400, अगेन 400, एक आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10 विल बी 10 विल बी 100 एंड 100। तो हमारा 800, 900 और 1000 हो गया। 1000 को हम जब डिवाइड करेंगे 5 - 1 से, विच इज 4, विल गेट यू 250। ओके, तो इससे हमारा वेरिएंस 250 आ जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, एग्जैक्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल वेरिएंस। जो हमारा वेरिएंस होता है, हमें वेरिएंस निकालना है, सिंपली वेरिएंस निकालना है, उसको अंडर रूट कर दोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएंस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपका वेरिएंस से छोटा होता है। अभी हमारा 250 आया था, 250 का अंडर रूट करोगे, यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो किस लिए होता है? इंटरप्रेटिंग वेरिएंस वाज डिफिकल्ट, देयरफॉर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं, जो कि स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन द सेम यूनिट एज ओरिजिनल डाटा। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा उसका मतलब होता है डाटा पॉइंट्स उतने ही क्लोज हैं, ठीक है। उसके बाद IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसका तो आपको फॉर्मूला पता है, Q3 माइनस Q1। ये क्या करता है? स्प्रेड ऑफ द मिडल, मेजर क्या करता है? स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% वैल्यूज ऑफ द डेटा। इट इंडिकेट्स हाउ स्प्रेड आउट द मिडल हाफ ऑफ द डेटा इज। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं, लाइन अप ऑल योर डाटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वही सॉर्ट किया हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फिर उसके बाद IQR में हम फोकस करेंगे, 50% को लेंगे, Q3 निकालेंगे, Q1 निकालेंगे, तो उससे हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ जाएगा। कैलकुलेट डिस्पर्जन फ्रेमवर्क, मैपिंग द सेंट्रल 50% डेटा वॉल्यूम स्प्रेड, कैलकुलेटिंग स्प्रेड सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 परसेंटाइल को 75 परसेंटाइल से। Q3 का फॉर्मूला था, Q1 का फॉर्मूला था। नाउ कोड विंडो आ गई हमारे पास। कोड विंडो में क्या सैंपल मैट्रिक्स दे रखा है, देखोगे 10, 20, 30, 40, 50 दे रखा है। हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या होएगी इसकी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम सैंपल मैट्रिक्स का माइनस मिनिमम सैंपल मैट्रिक्स का, तो क्या आ गया? 40। कैसे? 50 हाईएस्ट है, 10 लोएस्ट है, तो 50 - 10 विल बी योर 40। उसके बाद वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई दिया, 250। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, 250 का अंडर आप रूट करोगे तो 15.811 आएगा। और IQR क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 10, सॉरी 1 करोगे तो आपका 20 आएगा। देखो क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये हमारा क्वार्टाइल 1 है, ये हमारा क्वार्टाइल 3 है, तो 30 - 10 will be 20. Okay, now bivariate analysis and variable relationship, in relationship between variables के बीच में relationship. So
Bivariate tracking examines the concurrent variation and directional linear relationship between two distinct continuous metric series arrays. ठीक है, मतलब देखो ये हमें कह रहे हैं कि हमें रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बारे में भी समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करवाने में क्या पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को और किसको, पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को और associations amongst data that can lead to decision making और prediction में जो हमें हेल्प करता है, इसके लिए हमें रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को समझना चाहिए। 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं वेरिएबल्स के अंदर। क्या? पॉजिटिव रिलेशन जो दिखाते हैं कि दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज कर रहे हैं साथ में, ठीक है। और नेगेटिव रिलेशनशिप जो दिखा रहे हैं कि एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। और तीसरा वाला क्या होता है? तीसरे वाला इज नॉन लिनियरिटी, वो जो कि क्या दिखाता है, जब उसका कर्व्ड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, जब उनको पता ही नहीं उनका क्या रिलेशनशिप है, तो उनको कहते हैं नॉन लिनियरिटी रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स। ठीक है, ओके। अब बाइवरेट ट्रैकिंग एग्जामिन करती है कॉन्करेंट वेरिएशन, जो वेरिएशन आता है, डिफरेंस आता है, और जो डायरेक्शनल लीनियर रिलेशनशिप है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट कंटिन्यूअस मैट्रिक्स सीरीज अरे के लिए, उनमें से बाइवरेट ट्रैकिंग। ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स ब्रेक डाउन। सबसे पहले इसमें आता है आपके पास कोवेरिएंस। ठीक है, कोवेरिएंस क्या होता है? हम कॉव से भी लिखते हैं उसको, कॉव एक्स वाई। देखो, ठीक है, कोवेरिएंस क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल मेजर है आपका जो इंडिकेट करता है हाउ टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, एक साथ वो कैसे बदलते हैं, अगर एक बदलते हैं तो दूसरा किस तरीके से बदलेगा। इट शोज वेदर एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल और वेदर दिस विल अफेक्ट इनवर्सली, कि वो एक अगर बढ़ता है तो एक्स जो है वो बढ़े, सॉरी वाई, एक्स अगर बढ़ता है तो वाई जो है वो बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा उसका, क्या रहेगा। ठीक है, quantifies shear directional movement of two distinct variable series। a positive value indicate moving together, एक negative value होगी तो वो opposite trajectories पे जा रहे हैं। लेकिन however its magnitude is scale dependent, making it difficult to interpret directly। covariance का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस मीन इंटू वाई आई माइनस वाई मीन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, ओके। नाउ कोवेरिएंस मेजर क्या करता है? हाउ द टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। सो इफ द वैल्यू ऑफ द कोवेरिएंस पॉजिटिव, उसका मतलब क्या? सेम डायरेक्शन। डिक्रीज हो रही है तो क्या? नेगेटिव डायरेक्शन। यही होता है, यही है। और अगर बाई चांस जो कोवेरिएंस है वो आ जाए जीरो, यानी कि उनके बीच में रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, हाउएवर क्या आ जाए, हमारा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाए, देन अपेरेंटली देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। व्हाट इज इट? कोरिलेशन हमें पहले भी पढ़ा है। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्डाइजेस कोवेरिएंस इनटू स्केलर फ्री मैट्रिक्स। ऊपर क्या था? स्केलर में था, स्केलर मैट्रिक्स में था, स्केल डिपेंडेंट था, ये रहा स्केल डिपेंडेंट था। अब हमारा स्केल फ्री मैट्रिक रेंजिंग स्ट्रिक्टली क्या, कोरिलेशन का रेंज क्या होता है? -1 टू +1, इसी के बीच में रहता है वो, ना ही -1 से कम हो सकता है और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट नॉर्मली। इसका फॉर्मूला क्या होएगा? कोवेरिएंस जो हमने ऊपर निकाला है एक्स और वाई का, उसको हम जब डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से, तब हमारा निकलता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर r इज इक्वल्स टू 1 होता है तो क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशन। और अगर r नेगेटिव होता है, हमने इसका फॉर्म वो भी पढ़ा था, इसके हमने स्कैटर डायग्राम भी पढ़ा था, r इज इक्वल्स टू -1 होता है तो क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। अगर r 0 होता है तो यानी कि कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन ना खाली केवल ये इंडिकेट करते हैं कि उसकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है, बट ऑल्सो द डायरेक्शन। ओके, नाउ
हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर स्क्वायर से। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैपिटल ऑफ आर स्क्वायर से डिटरमाइन करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। दिस मैट्रिक क्वांटिफाइज द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, कितना परसेंटेज वेरिएट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, दैट कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इट इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर कैपिटल वाले में, एंड इट क्वांटिफाइज हाउ वेल वन वेरिएबल प्रिडिक्ट्स अनदर, कितने अच्छे से एक वेरिएबल प्रिडिक्ट कर सकता है सेकेंड वेरिएबल को। It is especially useful in regression analysis to evaluate the goodness of fit. कितनी अच्छी तरीके से उधर बैठ रहा है, कितनी अच्छी तरीके से उधर फिट हो रहा है वो। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मली जनरली फॉर्मूला होता है क्या, स्क्वायरिंग ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या, स्क्वायरिंग ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसका आर स्क्वायर होता है। ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट ही है, ये नहीं है कि जो हमारे वैल्यू आएगी उसका भी स्क्वायर करोगे, नो। दिस कैपिटल आर स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर किसको दिखाता है, पेयर्सन कोरिलेशन को। तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ योर विंडो कोड विंडो देखो, जैसे कितनी आर हमने स्टडी किया, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। एग्जाम में स्कोर है अगर 2 घंटे हम मतलब 40, 55, 70 और 85 का, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, आर स्टडीड एग्जाम कोड। कोवेरियंस निकालेंगे, ठीक है, कोर आउटपुट कोरिलेशन निकालना है आर स्टडीड एग्जाम कोर का, तो कोरिलेशन निकाल, जैसे यहाँ पे +1 आ रहा है कि जैसे 2 हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये भी बढ़ता जा रहा है, तो +1 सेम है, सेम डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। उसके बाद कोर, अगर हमें क्या निकालना है, वही डिटर्मिनेशन वाला, तो उसका क्या कर देंगे, हम कोर आउटपुट का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रियल वर्ल्ड बिजनेस केस स्टडी। दिस इज एक्चुअली योर होमवर्क। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता, यू कैन कमेंट मी। वैसे मैं मोटा मोटा ऊपर से अगर बताऊँ तो इसमें यही है, आपको एक्स दे रखा है, आपका वाई दे रखा है, आपको मीन निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, कोवेरियंस निकालना है, और कोरिलेशन डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर निकालना है। फिर उसको स्ट्रैटेजिक बिजनेस इंटरप्रिटेशन, आप ये सब निकालने के बाद क्या इंटरप्रेट करते हो वो, उसी से ही डिसीजन मेकिंग होती है। तो वो सब तो फिर भी फॉर्मूले से आप अप्लाई कर लोगे हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसे निकलता है एक्चुअली में, तो ये है ना, वो सब तो कोई भी फॉर्मूले से निकाल देगा। ये कि स्ट्रैटेजी बिजनेस इंटरप्रेट क्या कर रहे हो, फिर वो अपने निकाल दो, उससे आप इंटरप्रेट क्या कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, कैसा बिजनेस है, क्या कर रहे हैं, वो बात आ जाती है। तो वो है ये, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू एमसीक्यूज। एमसीक्यू 1, विच फंक्शनल सिस्टम, कौन सा फंक्शनल सिस्टम पैकेज टूल मस्ट बी डिप्लॉयड, उसको क्या करना चाहिए, डिप्लॉय करना चाहिए आर पाइपलाइन एनवायरनमेंट में, सिस्टमैटिकली रीड करने के लिए डाटा को जेसन अरे में, जेसन में। तो क्या करेंगे, रीड एक्सेल, नो दिस इज फॉर एक्सेल, ओके। रीड सीएसवी, सीएसवी के लिए होता है, एक्सएमएल, एक्सएमएल के लिए होता है, तो जेसन के लिए जेसन लाइट फ्रॉम जेसन। ठीक है, तो जेसन लाइट लाइब्रेरी स्ट्रक्चर एक्सप्लिसिटली डिप्लॉयज फ्रॉम जेसन function framework to deserialize JavaScript object notation files directly into clean structural R data model frame model. When designing advanced analytic प्लॉट्स वाया ggplot2 फ्रेमवर्क, कौन सा ज्योमेट्रिक सिंटैक्स पैरामीटर कमांड करेगा, मैप अ कंटीन्यूअस न्यूमेरिक वेक्टर फील्ड अक्रॉस लोकलाइज्ड फ्रीक्वेंसी विड्थ ब्लॉक। विड्थ ब्लॉक, विड्थ ब्लॉक है, एक बार विड्थ ब्लॉक ले लो, ggplot2 में कर रहे हैं, कमांड मैप है, पैरामीटर्स कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस, एक तो ब्लॉक्स में ऊपर से कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस बार वाला नहीं होता, हिस्टोग्राम होता है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ हिस्टोग्राम। Histogram isolates a single continuous scalar variable and places it into discrete frequency blocks to expose shape distribution characteristics. If a tracking distribution database, vector displays an absolute structural even observation. Sample size हमारा n है. What is the proper methodology to resolve the statistical median metric? हमें मीडियन मेट्रिक बताना है, ये कैसे होगा, इवन साइज है तो इवन ऑब्जर्वेशन में, यानी कि ऑड नहीं, ऑड में तो बीच वाला ही आ जाएगा, ऑड में तो 1 2 3 4 5 है तो हमारा 3 आ जाएगा। बट अगर इवन में है तो कैसे आता है, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, मीन कर लेते हैं, जो 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन आती है उनकी।
ठीक है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कर लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम की नहीं, सेंट्रल ऑर्डर की हाँ, जो बीच में आएंगे दोनों ऑब्जर्वेशंस, टू मिडल ऑब्जर्वेशंस की, उनकी मीन निकाल लेंगे। ओके, नाउ विच स्पेसिफिक मैट्रिक, कौन सा स्पेसिफिक मैट्रिक जो है वो एस्टैब्लिश करता है डिस्पर्जन को। Q3 आ गया, Q1 आ गया, आपको पता होना चाहिए क्या आएगा इसका आंसर, दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। इफ अ बिजनेस डेटा investigator returns a finalized Pearson product Pearson product moment correlation calculation tracking metric value किसकी है 0. minus 0.94, क्या आएगा, माइनस में है एक तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव रिलेशन। अब स्ट्रॉन्ग है कि कैसा है, कैसा नहीं है, क्या है, माइनस में है यानी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनवर्स आ गया। ठीक है, इनवर्स आ गया तो इनवर्स आ गया, और ये 1 के बहुत पास है, राइट, -1 0.94 है, इसके बहुत पास है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग इनवर्स लिनियर। पता कैसे चलेगा, देखो सबसे पहले हमें नेगेटिव साइन देखना, नेगेटिव यानी इनवर्स है, नहीं तो पूरा हम लेके चलते, इनवर्स नहीं होता, डायरेक्ट होता वो होता। स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जितना 1 के पास होगा, -1 या 1 के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये 0.94 आ रहा था, तो बहुत पास है ये, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इनवर्स रिलेशन। ठीक है, as increment factor climbs the matching matrix decrease. Okay, now 6 आपका MCQ क्या है, a computed structural R squared linear diagnostic model test run score returning a value parameter configuration of 0.49 tells executive manager team that 0.49 है, 0.49 क्या बताता है हमें, पहले तो है कि 0.49 आर स्क्वायर लीनियर डायग्नोस्टिक टेस्ट रन, 51% चांस नहीं, जब 49 है तो 51 कैसे हो सकता है। कोरिलेशन ट्रैकिंग कोएफिशिएंट फॉर लिमिट सेटल एग्जैक्टली एट 0.49, स्टैटिस्टिकल वेरिएंस फॉर आउटपुट कंटेन्स 49 आउटसाइड आउटलायर नहीं, आपका ये बताता है वेरिएंस शिफ्ट कितना और डिपेंडेंट फील्ड में एक्सपीरियंस द प्रीडेटर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर में क्या था, variance. 49% of variance shift inside the dependent field are explained by the predictor. Now MCQ is complete. We will move on to question and answers. Explain the functional mechanism of connecting R to external relational database management system RDBMS. Identify the structure parameters requested to initiate DB connect. हमने इसका पढ़ा भी था, कैसे करेंगे, to process large enterprise data pool stored within the relational server grade are linked directly to external database using DBI. हम डायरेक्टली DBI को यूज़ कर लेते हैं, हमें कोई और को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज अलॉन्गसाइड स्पेसिफिक ड्राइवर टूल जैसे कि RMySQL, जो इनिशियलाइजेशन होती है रूटीन पासेज ऑथेंटिकेशन इंस्ट्रक्शन वाया DB कनेक्ट, हम क्या लिख देते हैं, DB कनेक्ट फंक्शन लिख देते हैं पाइपलाइन के अंदर, है ना। DB चाहिए हमें, DB कनेक्ट चाहिए तो DB कनेक्ट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। कनेक्शन रिक्वायर्स 5 कनेक्शन पैरामीटर्स, हमारे पास 5 चीज़ें होनी चाहिए, हमने उधर भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था, क्या, MySQL डेटाबेस इंजन ड्राइवर, यूजर आइडेंटिटी, हमें यूजर का नाम पता होना चाहिए, हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए, हमारे पास होस्ट की लोकेशन एड्रेस होना चाहिए, टारगेट स्कीम होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, क्या, जो MySQL डायरेक्ट करता है कंपाइलर टू इम्प्लीमेंट करेक्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, आइडेंटिफाई करना है यूजर को, ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल लॉगिन डेटाबेस को, क्रेडेंशियल नेम सही वाला होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, पासवर्ड सही करोगे, सिक्योर अल्फा न्यूमेरिक कनेक्शन, पास फ्रेज स्ट्रिंग जो भी आपकी पासवर्ड है वो सही से डालो, होस्ट लोकेशन सही से आनी चाहिए, आईपी एड्रेस सही से होना चाहिए, आईपी ट्रैकिंग डोमेन एड्रेस रूटीन टू द एक्टिव इंजन सर्वर, और आपका डेटाबेस बेसिक स्टोरेज पूल डेटाबेस लोकेशन होनी चाहिए आपके पास। वंस इनिशियलाइज डेवलपर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं क्वेरीज वाया डीबी गेट क्वेरी कमांड्स टू स्ट्रीम रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड्स डायरेक्टली इनटू नेटिव डेटा फ्रेम, जो भी डेटा फ्रेम है उसके अंदर आ जाएगा। देखो सिंपली उन्होंने हमें क्या पूछा था
आपकी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, डीबी कनेक्ट से करेंगे। डीबी कनेक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 5 चीज़ें होनी चाहिए। क्या, डेटाबेस इंजन ड्राइवर जो माई एसक्यूएल है वो होना चाहिए, आपके पास यूजर की आइडेंटिटी होनी चाहिए, आप कौन काम कर रहे हो, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, आपके पास होस्ट होना चाहिए, होस्ट यानी आपकी जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, डोमेन एड्रेस है, वो पता होना चाहिए, और टारगेट क्या है आपका लोकेशन कहाँ से आ रहा है उस डेटाबेस का वो पता होना चाहिए। तो ये 5 थिंग्स हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चरल caching properties and analytical deployment difference that separate histogram from bar graph। हिस्टोग्राम को बार ग्राफ से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये बताना। एमपीजी प्रोफाइल फील्ड यूज करनी है। देखो, बोथ विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, दोनों को ही हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हिस्टोग्राम बन सकता है और ऐसे भी हिस्टोग्राम बन सकता है, वैसे ही ऐसे ही बार ग्राफ भी बन सकते हैं और ऐसे ही बार ग्राफ भी बन सकते हैं। बार हिस्टोग्राम जियोम हिस्टोग्राम होता है, बार चार्ट हम जियो बार लिखते हैं। प्लॉट अ सिंगल कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वेरिएबल, वेरी बस यही इंपॉर्टेंट है हमारा। कंटिन्यूअस सीरीज आती है, इसमें डिस्क्रीट सीरीज आती है, डिस्क्रीट कैटेगरियल वेरिएबल्स होते हैं। कंटिन्यूअस एक्स एक्सिस स्प्लिट इनटू डाटा ड्रिवन इंटरवल्स, जिनको हम बिन्स कहते हैं। यहाँ पे ईच बार रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड इट्स हाइट रिफ्लेक्ट्स द काउंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द कैटेगरी। कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो हमें पता चल जाता है उनकी हाइट से। यहाँ पे हमें बिन्स होते हैं क्या, एक्स एक्सिस को जो स्प्लिट होते हैं इनटू डेटा ड्रिवन, जो भी हमें डाटा दिया होता है उससे। एक्स एक्सिस क्या, काउंट ऑफ वैल्यूज फॉलिंग विद इन ईच बिन, कितने वैल्यूज हैं वो वाई एक्सिस पे होता है। दिस रिवर्सल ऑफ शेप स्प्रेड स्क्यूनेस ऑफ द डाटा, क्या शेप थी, क्या स्प्रेड था, क्या स्क्यूनेस था। जैसे कि प्लॉटिंग हाईवे माइलेज, वही जो हमने एग्जांपल में लिया था, शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी अक्रॉस ऑल व्हीकल्स, की सारे व्हीकल्स में कितना फ्यूल एफिशिएंट है। उसके बाद है यहाँ पर कि बार्स में स्पेसेस होते हैं बिटवीन देम टू एम्फसाइज द डिस्टिंक्ट ग्रुप, की वो अलग अलग ग्रुप है इसलिए उनको गैप होता है, उनमें गैप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लॉटिंग व्हीकल क्लास डिस्प्लेज द टोटल काउंट ऑफ एसयूवी कॉम्पैक्ट एंड पिकअप इन द डेटा सेट। गैप होता है और उनका कंटिन्यूअस सीरीज होता है, इनका डिस्क्रीट सीरीज होता है, वो एक साथ दिखा सकते हैं, ये अलग अलग दिखाते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है। ये सब मेन इनका डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑपरेशन लॉगिंग सीक्वेंस ट्रैक्स द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस फेलियर। नंबर ऑफ अरेज हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है। मीन यूनिट मोड सिंपल है, फटाफट से मीन निकालते हैं। इसका 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 25 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारा मीन आ जाएगा। मीडियन कैसे निकलता है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के बाद क्योंकि ये अगर ओड होते तो हमें ईजी होता है, यहाँ पे हमें मिडिल टू वो लेनी पड़ेगी, वैल्यूज लेनी पड़ेगी। 15 और 20 है, इनको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 17.5 यूनिट फेलियर्स आ जाएगा एज अ मीडियन। मोड जो नंबर फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है 15 ही दिख रहा है मेरे को, 3 बारी है, तो इसलिए मोड के आगे 15 जो कि 3 बारी अपीयर हुआ है। फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू डिस्प्लेइंग अ पीक रिकरिंग काउंट, जिसके सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन वाइडली प्रेफर्ड है ओवर वेरियांस। हम एसडी को क्यों ज़्यादा मानते हैं वेरियांस से, ऊपर भी बढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों ही देखो, वैसे तो दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्वांटिफाई करती है डाटा स्प्रेड को बाय इवैल्यूएटिंग स्क्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड द मीन। वेरियांस रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, उसके अंदर प्रैक्टिकली लिमिटेशन होती है वेरियांस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं होती है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ज़्यादा मानते हैं। इट इज एक्सप्रेस स्क्वायर्ड यूनिट, है ना। वेरियांस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू वेरियांस का स्क्वायर। This makes it non-intuitive to interpret directly alongside the original data. Squared units और जो standard deviation होता है, solve this by taking the square roots of the variance. Variance का square root लेके standard deviation solve होता है, returning the metric to original unit of measurement डॉलर्स या माइल्स के अंदर, जिसमें वो है एग्जैक्टली उसमें वो आ जाते हैं, क्योंकि रियल स्टैंडर्ड डेविएशन, रियल जो एक्चुअल में हमारा ओरिजिनल वो होता है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, उसमें वापस से कन्वर्ट कर देता है। तो हमें वेरियांस का अंडर रूट करना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन के। हम ये भी कह सकते हैं वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये अलाउ करता है बिजनेस एनालिटिक्स को डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से, ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड, रिस्क प्रोफाइल्स और रियलिस्टिक डेटा बाउंड्री से। इसलिए वी से स्टैंडर्ड डेविएशन इज मच मोर गुड, better than variance.
Clarify the fundamental distinction on separation covariance from correlation. Why must an investment analytic team move past simple covariance metrics to properly assess asset dependency? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मतलब वापस से क्लैरिफाई हमें करना है क्या फंडामेंटल डिस्टिंक्शन, जो मतलब वही डिफरेंस बताना है कोवेरिएंस को जो डिफरेंशिएट करता है कोरिलेशन से, मतलब डिफरेंस बिटवीन कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है क्यों एंड इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स, जो इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स होता है, जो इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है, उस टीम को मूव पास्ट सिंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स, उसको कोवेरिएंस मैट्रिक्स देखनी चाहिए ना कि कोरिलेशन। क्यों? कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो के बीच में डायरेक्शनल क्या एसोसिएशन है, डायरेक्शन देखता है, indicate whether they tend to increase or decrease together. However, its value is scale dependent. Covariance क्या है? Scale dependent होती है क्योंकि relies on raw data. This means changing the unit. अगर हम यूनिट को चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे रेवेन्यू को डॉलर से सेंट्स में, आर्टिफिशियल इंक्रीज द कोवेरियंस वैल्यू इवन तो द अंडरलाइंग रिलेशनशिप चेंज नहीं हुआ, फिर भी अगर हम डॉलर से रुपीज में आते हैं या सेंट्स में आते हैं तो वो कोवेरियंस चेंज कर देगा। लेकिन कोरिलेशन में लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? स्टैंडर्डाइजिंग द कोवेरिएंस वैल्यू, क्या डिवाइड कर देता है कोवेरिएंस को बाय प्रोडक्ट द वेरिएबल स्टैंडर्ड डेविएशन मैपिंग द रिजल्ट्स ऑन टू अ स्ट्रिक्ट स्केल। इसमें स्केल फ्री होता है क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में होता है, ये स्केल फ्री होता है। दिस अलाउज एनालिटिक्स टू ऑब्जेक्टिवली असेस एंड कंपेयर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन। डायरेक्शन के साथ साथ हम स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं। This allows analysts to objectively assess and compare the strength and direction of the relationship across the, इसलिए उसको क्या यूज करनी चाहिए? कोरिलेशन। नाउ ये आपके आंसर्स है जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं ना उनके, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे ही बोल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, आइडिया हो जाए, या मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देती हूँ ये लाइंस जिनसे आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पता चलता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 वैसे था कि विच फंक्शन इन आर इज कॉमनली यूज टू लोड अ CSV फाइल। CSV फाइल को लोड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो रीड डॉट CSV, ठीक है। प्राइमरी सिस्टम फंक्शन यूटिलाइज इनसाइड द डिफॉल्ट बेस सेटअप इकोसिस्टम टू इंजेक्ट द फ्लैट CSV प्रोफाइल। क्या है रीड डॉट CSV से? जिससे हम इस फंक्शन को यूज करके हम आर के अंदर CSV फाइल को लोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। कौन सा टाइप चार्ट के हम विजुअलाइज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को? तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है वो कंटिन्यूअस मेट्रिक होती है, कंटिन्यूअस के लिए हिस्टोग्राम यूज होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन था कि which measure of central tendency is the middle value or the median, ठीक है। metric central coordinate of the ordered data array is median. Statistical term for the difference between maximum and middle, maximum और middle को difference होता है range। उसके बाद फिफ्थ है आपका what term describe the strength and direction, strength और direction दोनों is correlation, अगर खाली direction की बात हो रही है तो कोवेरिएशन आता है। सिक्स आपका विच मैट्रिक इंडिकेट्स हाउ वेल वन वेरिएबल एक्सप्लेन्स अनदर इन रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या कितना अच्छे तरीके से एक वेरिएबल एक्सप्लेन करता है? दैट इज अ कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, जो कि स्मॉल आर के स्क्वायर के इक्वल होता है, विच इज योर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आपका यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूनिट 4 लेसन 5 कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू।